हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सुप्रभात, अभिनंदन और आभार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण कवि के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनकी एक कविता को भी पढ़ेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूँ दिनकर, आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने YT चैनल में। तो का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पूरी जानकारी, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने का प्रयास करेंगे। और उनकी एक कविता है जनतंत्र का जन्म, वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी ऐसे पहले कवि थे जिन्हें राष्ट्र कवि कहा गया। आप देखते होंगे, नोटिस करते होंगे कि किसी भी कवि के सामने राष्ट्र कवि जैसी पदवी नहीं लगाई जाती है। राष्ट्र कवि एकमात्र कवि हुए जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। 23 सितंबर 1908 को हुआ था। सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। सिमरिया आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको अब दिनकर ग्राम के नाम से एक गांव मिलेगा, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन जो है 24 अप्रैल 1974 को हो गया था। उनकी माता का नाम मनरूप देवी और पिता उनके रवि सिंह थे। और उनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो गांव में ही उन्होंने किया था, गांव के आसपास ही। और जब 1928 में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किया था। मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किया था। और 1932 में 1932 में उन्होंने पटना कॉलेज से इतिहास में BA ऑनर्स किया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि पटना कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन किया था उन्होंने। अब वे HE स्कूल बरबीघा के प्रधानाध्यापक और जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर, विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रह चुके हैं। यानी कि इतने सारे कार्यभार संभाल चुके हैं उन्होंने। बरबीघा के प्रधानाध्यापक रहने का काम किया है उन्होंने, जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार का काम किया है उन्होंने, सब डायरेक्टर भी रहे और हिंदी के प्रोफेसर भी रहे, उप कुलपति भी रहे। अब आती है दिनकर जी के रचनात्मक कार्यों की चर्चा हो रही है, उनके विषय पर बात करते हैं। तो दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। यानी कि उनकी कविता जितनी प्रभावशाली होती थी, उनकी गद्य की जो रचना थी वह भी उतनी ही प्रभाव में आती थी। और आपको बता दें कि दिनकर जी की ऐसी रचनाएं थी जिनकी वजह से अंग्रेज के शासक भी डर जाते थे, घबरा जाते थे। उनकी कलम में ऐसी ताकत थी। नेक्स्ट बात है कि उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं थी, अपितु सब कुछ उजागर कर देती थी। देख रहे हैं, उनकी प्रमुख कीर्तियाँ में जो है वो है प्रणभंग, रेणुका, ओंकार,
रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी। ये रश्मिरथी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। नील कुसुम, उर्वशी, ये उर्वशी के ऊपर ही उनको एक पुरस्कार भी मिला था। ये देख सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए थे उर्वशी के ऊपर ही। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, ये सब था काव्य कृतियाँ। अब है उनका मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज। दिनकर की डायरी, ये सब गद्य कृतियाँ थी। दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं संस्कृत के 4 अध्याय जो हैं इनके ऊपर साहित्य अकादमी, और जो उर्वशी है इसके ऊपर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्हें भारत की ओर से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे। दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि थे। दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि थे। वे भारतेंदु युग के प्रवाहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि थे। उन्होंने कविता लिखने की शुरुआत 3रे दशक से ही की, लेकिन वे भावबोध और प्रमुख कवि के रूप में 14वें दशक में जाने लगे, पहचाने गए। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगीत, काव्य नाटक और काव्य शैली सफलतापूर्वक रचनाएं प्रस्तुत की हैं। जो दिनकर जी थे, उनकी दिनकर जी की जो अभी हम पढ़ेंगे कविता, उसके बारे में जो परिचय दिया जा रहा है, जनतंत्र का जन्म है कविता का नाम। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि राष्ट्र कवि दिनकर जी की प्रस्तुत आधुनिक कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। यानी कि ये जो कविता है, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, ये जो है ये जय घोष है। किसका जय घोष है? जनतंत्र के उदय का जय घोष है। सदियों से देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत के जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र एक के ऐतिहासिक और राजनैतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है, जिनमें जनता का स्वयं सिंहासन आरूढ़ होने को है। इस कविता को ऐतिहासिक महत्व है। चलिए अब कविता पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह जनतंत्र का जन्म कविता का हेडिंग है। यह राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण कविताओं में एक है। यह राजनीतिक सत्ताधारियों से प्रश्न पूछने वाली कविता है। तो चलिए पूछते हैं राजनेताओं से प्रश्न। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जारे पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी
मुंह से खोल दर्द कहने वाले। जनता, हाँ लंबी बड़ी जीव वाली कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़। जनता इस पर क्या कहती है? मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महल की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर जाती है काल उधर ही मुड़ता है। अब दो शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, कवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न, अजय चिरते तिमिर का वृक्ष उमड़ आते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा। 33 कोटि जनता, 33 कोटि सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे देवता मिलेंगे खेतों खलिहानों में। फावरे हल राजदंड बनने को है, फावरे हल राजदंड बनने को है। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। चलिए अब इसके ऊपर कुछ बातें करते हैं। ये तो आपने सुन ली कविता का विषय में कुछ कहा जा रहा है कवि के द्वारा कि सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी है। यानी कि जब सदियों से जो हम अंग्रेज़ों के या फिर पहले शासन करने वाले थे उन लोगों के विरोध में अपने स्वराज को हासिल करने के लिए एक चिंगारी भड़क उठी है। जो मिट्टी पर ज़मीनी से जुड़े हुए लोग हैं वो अब अपना शासन स्वयं करने को तैयार है। इसीलिए कवि ने कहा है कि मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब कवि ने कहा जनता का परिचय देते हुए कहा है। पहले तो प्रश्न पूछते हैं कि जनता, देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क, कि जनता कौन है। तो जनता का परिचय दिया है कवि ने कि हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कशक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाले। यानी कि यहाँ पर जो जनता है वह एक अबोध मूर्त के रूप में बताया गया है कि जो
जाड़ा, ठंडी, गर्मी सभी में सभी की सहते हुए भी एक भी शब्द उसके बारे में नहीं कहती है कि हमें इतना दर्द है, ये है वो है। अपना जीवन कैसे भी बिताती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर से उन्होंने जनता का एक और परिचय दिया है कि हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है। पहले तो इन्होंने कहा है दिनकर जी ने कि लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, यानी कि जीभ से जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। जनता का वेदना बहुत बड़ा है। वो जनता इतना दर्द और तकलीफ में रहती है कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। और कभी इसी के मध्य इसी नेक्स्ट पंक्ति में कहते हैं कि इस पर जनमत पूछ रहे हैं, जनमत क्या है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़ ही। जनता इस पर क्या कहती है, यह प्रश्न बहुत ही गूढ़ है, बड़ा ही गहरा रहस्य है इस प्रश्न में। इस पर जनता का क्या विचार है, यह भी जानना चाहते हैं। कभी एक और बात कह रहे हैं यहाँ कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल ताज हवा में उड़ता है। जनता के रोके राह समय में ताऊ कहाँ, वह जिधर जाती है काल उधर ही मुड़ जाती है। यानी कि जनता की जो हुंकार होती है उससे बड़े बड़े राजनेताओं की महलों की नींव उखड़ जाती है। उनकी सांस के बल से ताज जो है वो हवा में उड़ जाती है। तो जनता का जो राह रोके वो समय में भी उतना ताव नहीं। जनता जिधर जाती है काल भी उधर मुड़ जाता है। दोस्तों, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं इसका बोध और अभ्यास भी करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका अभ्यास प्रश्न चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके सामने यूं ही एक नए कविता के साथ आता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, share and subscribe. Please support me. Thank you so much for watching.